Hello friends, I'm back today with the session of why SD-WAN required। अच्छा तो बात करते हैं कि आज के टाइम में इन टुडेज एरा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ SD-WAN। अभी MPLS पे सारा नेटवर्क चल रहा है, IT इंडस्ट्री MPLS पे चल रही थी। अब क्या नीड है जो कि SD-WAN की रिक्वायरमेंट है टुडे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे एक करके। सबसे पहले ट्रेडिशनल के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल हमारा नेटवर्क चल रहा था उसमें क्या इश्यूज थे, है ना, जिनकी वजह से SD-WAN आया। सो एक टोपोलॉजी है, जैसे ट्रेडिशनल लेगेसी नेटवर्क में चलता था, MPLS यूज होता था। डोमेस्टिक सेटअप में क्या होता है, हमारी जो भी कस्टमर है, मान लो कोई बैंकिंग इंडस्ट्री है, SBI PNB, डोमेस्टिक है या फिर ग्लोबल है, कोई भी नेटवर्क्स ग्लोबल कस्टमर्स हैं, है ना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। या फिर जैसे कि मान लो कि कोई ट्रेडिंग कंपनी है या फिर मोटर्स की कंपनी है जो कि बाहर की है। अभी मैं क्लाइंट के नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन वन ऑफ द IT इंडस्ट्री। आई हैव अ कस्टमर, सो आई वोंट डिस्क्लोज सच। सो एग्जाम्पल के तौर पे अभी डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। मान लो कि ये SBI की ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं जिनमें राउटर लगा है, कोर स्विच लगा है, एक्सेस स्विच लगा है। ये साइट A है, दिल्ली की मान लेते हैं, ये साइट B है, मुंबई की। तो इसमें क्या है, एक एमपीएल दोनों साइड पे एक MPLS कनेक्शन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप जो था, पहले सारा ट्रैफिक हमेशा DC जाता था। DC पे सारे सर्वर्स पड़े होते थे, वहां पे कनेक्टिविटी वहां से वहां के थ्रू साइट पे सर्विसेज चलती थी। एक्सेस स्विच से सारे PC कनेक्टेड होते थे और सारे वो जाते थे राउटिंग, मैं बता दूंगा अभी। बट सारी सर्विसेज इवेंचुअली DC से एक्सेस होती थी, जैसे सास बेस्ड एप्लीकेशन या जो भी इनके, जैसे बैंकिंग में फिनेकल करके यूज होता है सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पे इनके DC में होस्टेड होता था। जहाँ तो DC तक की रीचेबिलिटी हमें बनानी होती थी। अब जैसे कि यहाँ पे कैसे पैकेट फ्लो होता था, एक्सेस स्विच पे आया ट्रैफिक, एक्सेस स्विच, ठीक है। गेटवे जो था यूजर्स का, ऑलरेडी कोर पे SPI बनी होती थी, HSR पे चल रहा होता था। अगर दो कोर होते थे तो इस केस में HSR पे नहीं होगा, ठीक है। सिंगल SPI बना रखी होगी कोर पे, तो यूजर के लिए वो डिफॉल्ट गेटवे होगा कोर। कोर पे ट्रैफिक आया, कोर पे जनरली क्या होता है, OSPF चल रहा होता है। OSPF से राउटर से डिफॉल्ट रूट मिल रहा होता है, E1, ठीक है। डिफॉल्ट सिंपल राउटर पे जाके OSPF में क्या कर रखा होता है, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट करके कमांड डाल रखी होती है, जिससे ये OSPF में ये वाला यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट रिसीव हो जाता है कोर पे। तो कोर फिर ऊपर भेज देता है डिफॉल्ट रूट, क्योंकि कोर पे हमें मल्टीपल रूट्स लेने का कोई मतलब नहीं है, स्पेसिफिक रूट्स अदर साइड से लेने का कोई मतलब नहीं है। जब इसके पास से एक ही पाथ है ऊपर जाने का, तो ये राउटर पे भेज देगा, डिफॉल्ट रूट के बेस पे ऊपर भेज देगा राउटर पे ट्रैफिक। राउटर पे क्या हुआ, अब ये प्राइम एक इंटरनेट लिंक है, एक MPLS लिंक है। MPLS ने क्या कर रखा है, यहाँ पे BGP चल रहा होता है। तो BGP में हमारे पास दूसरी साइड से भी स्पेसिफिक BGP में ये लैन के प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज कर रखे होते हैं सारे भी नेटवर्क कमांड से, तो यहाँ से इस MPLS के थ्रू यहाँ पे सारे रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो MPLS टू MPLS दूसरी साइड में कम्युनिकेशन हो ही जाएगा। वहीं अगर इसको DC जाना होगा तो DC से वही BGP में एक डिफॉल्ट रूट भेज रखा होता है साइट पे, BGP में जाके नेटवर्क 000 कर रखा होता है यहाँ इस वाले राउटर पे DC वाले, और वहां से BGP में सारी साइट्स पे आ जाता है रूट, जिसकी बेस पे अगर इसको स्पेसिफिक प्रीफिक्स दूसरी साइड का नहीं मिलता तो ये DC भेज देता है, DC से यहाँ चला जाता है, इधर से कोर से एक्सेस पे, फिर यहाँ पे सर्वर से इसी तरह से रिप्लाई भी आ जाता है, ठीक है। कोई इशू नहीं आता। इशू सिर्फ ये था कि सब हमेशा हमें DC जाना पड़ता था, पहला प्रॉब्लम। दूसरी ये कि हमें यहाँ पे जो हमारी डिप्लॉयमेंट होती है MPLS की, हमेशा उसमें टाइम लगता है, 1 महीने का 1.5 महीने का। पूरी वायरिंग सेट करनी पड़ती है, डिप्लॉयमेंट वायरिंग की, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, राउटर प्रोक्योरमेंट ऑर्डरिंग, ठीक है। उसके अलावा मेन जो पार्ट था वो डेडिकेटेड MPLS लिंक्स होते थे जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। विप्टेला या SD-WAN सोल्यूशन में क्या होता है, वो इंटरनेट पे भी चल सकते हैं, 4G ट्रांसपोर्ट पे भी चल सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट चाहिए ही नहीं, कुछ किसी मोस्ट 5G 4G या फिर हमारा MPLS या इंटरनेट, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट हो उस पर चल जाएगा, किसी तरह का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से इस केस में क्या होगा, मान लो कि, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि ट्रांसपोर्ट यही होने चाहिए यहाँ MPLS। अगर इंटरनेट में मान लो, इंटरनेट पहले के केस में जब इंटरनेट लगे होते थे राउटर के साथ में, तो इंटरनेट में क्या होता है, यहाँ पे हम डिफॉल्ट रूट भेजेंगे, डिफॉल्ट रूट यहाँ पे डिफॉल्ट सेट करके रखेंगे नेक्स्ट हॉप, ठीक है। नेक्स्ट हॉप हमारा ये IP, तो इंटरनेट के पास तो स्पेसिफिक रूट है नहीं, वो वापस कैसे भेजेगा ट्रैफिक, यहाँ से तो चला जाएगा, डिफॉल्ट रूट हमने लगा रखा है नेक्स्ट हॉप इंटरनेट का। तो मान लो MPLS डाउन हो गया तो कैसे जाएगा, डिफॉल्ट रूट है ऊपर भेज दिया ट्रैफिक, बट वो वापस कैसे आएगा, लैंड के प्रीफिक्सेस इंटरनेट पे तो पता नहीं है, ग्लोबली ग्लोबली प्राइवेट IP तो पता नहीं होते इनको, तो रिवर्ट रिवर्ट रिटर्न आएगा ही नहीं ट्रैफिक। तो ये एक प्रॉब्लम थी।
ठीक है, तो हालाँकि इसका एक सॉल्यूशन है कि नेटिंग कर लेते हैं, बट वो एक छोटी साइट के लिए ठीक है कि नेट कर लिया और कुछ यूज़र्स को एक्सेस कर लिया डायरेक्ट, जो टीम्स या किसी भी तरह के जो सर्विसेज होती हैं, पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट वो बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से जनरली हम जब एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे एक आईपी स्टैटिक राउट टुवर्ड्स यू नो नेक्स्ट हॉप ऑफ इंटरनेट ऐसे करके सेट करते हैं, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट आईपी राउट टुवर्ड्स। ठीक है, तो वो हमें अभी बताऊंगा कैसे विक्टेला में सारी प्रॉब्लम्स जो थी पहले अब वो अब नहीं रहेंगी, क्योंकि सारा अब क्या होता था कि पहले यहाँ से डीसी से आईपीसेक बनी होती थी जो हमारी सास बेस्ड एप्लीकेशन है, या फिर अब क्या है इस टाइम पे अब डेवऑप्स आ गए, एडब्ल्यूएस एज़्योर, जितने भी अब एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें टाइम नहीं लगता होस्ट करने में। सारी एडब्ल्यू जितने भी हमारे जो बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने सब वर्चुअलाइज पूल बना लिया है एक। ठीक है, तो कभी भी एक मेमोरी की प्रॉब्लम आई नहीं, ना मेमोरी की ना प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को एप्लीकेशन डेवलप अगर उनके पास हुई है तो उन्हें होस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लिमिटेशन है नहीं, पर आर के बेसिस पे यूज़ कर सकता है बंदा उनका प्लेटफॉर्म भी, या फिर उनकी स्पेसिफिक सर्विस भी, या फिर मतलब आपको पता होगा अगर आपने सुना होगा तो सास बेस्ड या आई एस भी या पास बेस्ड जो प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले होते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होते हैं। तो सास बेस्ड में ऑफिस 365 हो गया, जनरली यूज करते हैं हर कंपनी में, ब्रांचेस में यूज होता ही है। तो यहाँ पे क्या होता था, अब मान लो कि ये तो सर्वर तो बहुत जल्दी बिल्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट भी आजकल हर घरों में है तो वो भी सेट हुआ जाता है, लेकिन अब जो प्रोक्योरमेंट होती है या फिर एमपीएलएस का डिप्लॉय करना, वो उसमें टाइम लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी थी कि कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होना था तो फील्ड इंजीनियर भेजना पड़ता था साइट पे एफई भेजेगा, वो कॉन्फ़िग छोटे से छोटे चेंजेस में साइट पे अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो वो जाके चेंज करेगा, या रीचेबिलिटी अगर है भी तो भी कॉन्फ़िग में जाके चेंज करेगा। यहाँ पे टेम्पलेट वाला कंसेप्ट है ही नहीं जो एसडी वैन में, कि सब कुछ टेम्पलेट में सारे डिवाइस अटैच्ड हैं, सिर्फ एक चेंज मारा हर जगह चेंज हो गया। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। दूसरा एक बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे राउटर जो काम करता है वो लेयर 3 के लिए काम करता है। हालांकि एक्सेस लिस्ट बना के, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बना के हम एक एप्लीकेशन बेस्ड भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं कि मान लो दो लिंक है तो एक ट्रैफिक इधर से जाए बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड एसीएल, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो एक तरह से एक सीमलेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो चीज़ इसमें है नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ट्रैफिक चाहते हैं इस वाले लिंक से जाए, या फिर दोनों से जाए, इनकेस प्राइमरी डाउन हो तो सेकेंडरी से जाए, सीमलेस हो, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ट्रैफिक शिफ्ट हो जाए, अगर वो वाली एप्लीकेशन डाउन हो तो दूसरे लिंक से चला जाए। स्पेसिफिक है ना, एप्लीकेशन डिटेक्शन, जैसे एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग कहती है विक्टेला की केस में, जो कि एक फीचर अवेलेबल है उसमें। तो इसमें नहीं है, अपने एमपीएलएस में या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में वो एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग नहीं है, या कह लो एप्लीकेशन अवेयर डिटेक्शन, इस तरह का कुछ नहीं है फीचर। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक विक्टेला दूसरा कस्टमर के लिए एक फीजिबल सॉल्यूशन है, सस्ता भी है, और कस्टमर अपने डैशबोर्ड में देख सकता है कितनी लेटेंसी आ रही है, जो कितने पूरा उनके पास एक पेन ऑफ ग्लास होता है पूरा, उसमें वो देख सकते हैं कि कितनी मेरी साइट्स अप हैं इस टाइम पे, कितने कंट्रोलर, कितने जो है सेशंस बने हुए हैं मेरे कंट्रोल कनेक्शंस। ठीक है, उसके अलावा मेरी कितनी साइट से मेरी डायरेक्ट आईपी सेक चल रही हैं वो अप हैं। उसके अलावा यूटिलाइजेशन मेरा कितना है। ठीक है, पर यूजर बेस्ड इसमें नहीं देख सकते क्योंकि ये वैन एज हो गया, लैन पे हमारी विजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये वैन एज बोलते हैं तभी इसको। तो इसमें उसके अलावा हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लेटेंसी कितनी है वो भी देख सकते हैं, उस बेस पे ट्रैफिक मूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो लेटेंसी मैंने सेंट्रलाइज पॉलिसी में 272 मान लो 100 सेट कर रखी है, तो 100 से ऊपर गया अगर ट्रैफिक शिफ्ट हो ही जाएगा, ऑब्वियसली सेंट्रलाइज पॉलिसी में सेट कर रखा है अगर मैंने, बट अगर वो नहीं हुआ तो फिर कस्टमर पूछ सकता है, उसके पास पूरे एक्सेस है देखने के। ठीक है, तो इस तरह के हैं फीचर्स एक तरह से कह लो एस डी वैन में, जो कि ट्रेडिशनल में नहीं था। और बाकी एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग बता ही दिया मैंने। ZTP होता है इसमें, जीरो टच प्रोविजनिंग की हमने विप्टेला की डिवाइस साइट पे भेजी, विप्टेला वीएच बॉक्स, और साइट पे हमने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया। लेकिन हमने जब साइट पे भेजी तो हमने एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अपने वेयर हाउस में करवा ली थी। मान लो मैं आईएसपी हूँ, या कोई, मान लो मैं कोई किसी भी कंपनी में हूँ, ऑरेंज में या बीटी, कोई भी कंपनी कह लो, उसमें अब उनके वेयर हाउस में ऑरेंज के मान लो कि मैंने एक
इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करवा दी इंजीनियर से या किसी से भी, या उनको बता दिया कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद उसको ऑर्डरिंग करवा दी, उसकी साइट पे पहुंच गई वो। साइट पे पहुंचने के बाद अब जैसे ही कस्टमर या कोई भी ऑफिस बॉय वो कनेक्ट करेगा उस डिवाइस को, डिवाइस के 110/0 पोर्ट को इंटरनेट केबल से, तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बूटस्ट्रैप जैसे हम कहते हैं उसमें ऑलरेडी थी। वो क्या करेगा, वो VH बॉक्स उसके अंदर वो स्टार्ट करेगा एक DHCP रिजॉल्व करने के लिए। ztp.webteller.com उसके अंदर ऑलरेडी हमने डाल रखा होता है DHCP, उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा वो। तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट जाती है PNP सर्वर पे, सिस्को के। ठीक है, सिस्को के PNP सर्वर पे जाएगी। वहां पे हमने ऑलरेडी एक वर्चुअल अकाउंट बना रखा होता है जिसमें हमने डिटेल दे रखी होती है कि वी बॉन्ड का IP ये वाला है। ठीक है, तो वहां से वो रीडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वी बॉन्ड की तरफ। वी बॉन्ड पे जाएगी, वो वी बॉन्ड चेक करेगा, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये तीनों अगर मैच हो जाती हैं, उसके बाद वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को रिप्लाई करेगा वापस उसको, VH को। और उसको रिप्लाई करने के बाद एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट हो गया कि ठीक है, आई ऑथराइज यू, बिकॉज वी बॉन्ड एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं उसको। और भी काम है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो वो क्या करेगा फिर, वी बॉन्ड लिस्ट भेज देगा वी मैनेज और वी स्मार्ट्स की वी एजेस को कि आपको लो, बिकॉज वी बॉन्ड जो है वो एक टेम्पररी सेशन, एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि वो शुरू में थोड़ी देर उसकी टनल अप रहेगी जब तक वो डिटेल देता नहीं है। उसके बाद 1-2 मिनट बाद उसकी टनल जो होती है, DTLS टनल, कंट्रोल कनेक्शन वाली, वो डाउन हो जाती है, टीयर डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा अब, वो उसने वी बॉन्ड ने वी स्मार्ट की और वी मैनेज की इंफॉर्मेशन दे दी VH को। अब VH के पास IP आ चुके हैं वी स्मार्ट वी मैनेज का, वो उनको उनसे रिक्वेस्ट करेगा टनल बनाने के लिए। अब टनल इनिशिएट हो जाएगी बिटवीन VH एंड वी स्मार्ट एंड VH एंड वी मैनेज। अब क्या होगा, वी बॉन्ड के साथ वो टीयर डाउन हो जाएगी टनल। वी बॉन्ड का काम इतना ही था, अब खत्म हो गया। और जो सारा कंट्रोल करता है पूरा, सारा राउटिंग और सारा पूरी जो राउट्स होते हैं, एक्सचेंज, टैगिंग, या फिर कह लो जो भी होती है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल, ठीक है, सेंट्रलाइज जो कंट्रोल पॉलिसीज जो हम लगाते हैं वो सब वी स्मार्ट करता है। कंट्रोल ट्रैफिक सब वो हैंडल करता है, उससे कभी भी कस्टमर का ट्रैफिक नहीं जाता वी स्मार्ट से। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे कि ये एक बेनिफिट था जो मैंने बताया कि वो ZTP होता है, इसमें जीरो टच प्रोविजनिंग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने आप हुआ सब, एक दिन में साइट आप आ गई अगर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है साइट पे तो। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने बताया कि टेम्पलेट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो सारे डिवाइसेस, मान लो VH मैंने टेम्पलेट में अटैच कर रखे हैं, या मैंने कोई भी कॉन्फ़िग चेंज करी बैकएंड में, सारे डिवाइसेस पे कॉन्फ़िग वो चली गई। मान लो मेरे को मॉडल चेंज करना है, ट्रैफिक फ्लो चेंज करना है, मैं चाहता हूँ सारा ट्रैफिक फुल मैश होने के बजाय वो जाए पार्शियल मैश में, तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रलाइज अपना टेम्पलेट्स में जाऊंगा। पहले सेंट्रलाइज पॉलिसी में चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं टेम्पलेट्स में भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस में कॉन्फ़िग चेंज करना चाहता हूँ दैट केस में, क्योंकि जो लोकलाइज्ड पॉलिसी होती है, वैसे पॉलिसी उसमें 4 तरह की होती है। सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है जिसमें जिसमें आपकी डेटा पॉलिसी होती है और कंट्रोल पॉलिसी होती है। फिर होती है लोकलाइज पॉलिसी जिसमें डेटा और कंट्रोल ऐसे ऐसे होती है। तो टेम्पलेट से फायदा बस इतना ही है कि अपना सारी डिवाइसेस में एक टाइम पे हम कोई भी चेंज करेंगे वो सब जगह पुश हो जाएगा, सारे डिवाइसेस में, मैनुअली एक एक जगह जाके नहीं करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन होता है वेबटेलर में कि रोल बैक का, जब हम कॉन्फ़िग पुश करते हैं तो रोल बैक क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है 1 मिनट बाद अगर कुछ भी हमारा जो वैन इंटरफेस या कुछ भी उसमें डाउन हुआ, अनरीचेबल हुआ, तो वो डिवाइस की कॉन्फ़िग को रोल बैक कर देता है ताकि डिवाइस वापस आप आ जाए। मतलब मान लो कि मैंने ऑटो ऑटो नेगोशिएशन ऑन कर रखी है और एक्चुअल में जो इंटरनेट लिंक डिवाइस पे लगा हुआ है उसमें ISP ने ऑफ कर रखी थी। ठीक है, और अभी मेरी साइट पे VH मेरा अप है, क्योंकि मेरे भी जो मैनुअली बूटस्ट्रैप में जो कॉन्फ़िग दी थी वो ऑफ दी थी ऑटो नेगोशिएशन, बट मैंने टेम्पलेट में जो फिल करी है डिटेल अभी जो मैं पुश कर रहा हूँ, उसमें मैंने मान लो ऑटो नेगोशिएशन ऑन कर दिया और पुश कर दिया। वो पुश जैसी हो जाएगी डिवाइस में कॉन्फ़िग, वो डाउन हो जाएगा, बट डाउन हुआ वो 1-2 मिनट के लिए वापस वो अप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रोल बैक कर दी डिवाइस की कॉन्फ़िग ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं विप्टेला के। और भी अब एक एक करके, जैसे हर स्टेप पे हम ट्रैफिक फ्लो की बात करें, राउट एक्सचेंज की बात करें, ओवरऑल सिस्को ने हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट करी है, ताकि एक
पुराने वाला जो सेटअप है ट्रेडिशनल, उनमें कुछ भी ऐसा फीचर ना रह जाए जो कि अब नहीं है। अब एडिशनल फीचर्स ही आए। देख, एक एसएनएमपी की प्रॉब्लम थी पुराने केस में कि हर जगह डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। एसएन मॉनिटरिंग कैसे होगी? अब क्या है, वो सेंट्रलाइज बेस्ड मॉनिटरिंग होती है डिवाइसेस में। ठीक है, क्योंकि एक हमने एक पॉलिसी बना रखी है, वो सब में लगा रखी है। अब सेंट्रलाइज बेस्ड मॉनिटरिंग होगी, हर डिवाइस पे जाके एसएनएमपी इनेबल करना, कॉन्फ़िग करना, उनकी मॉनिटरिंग करना किसी अदर टूल से, सोलर विंड, व्हाट्सएप या और जो आते हैं मॉनिटरिंग टूल, उनसे करना, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। मतलब एक ये वो वाली बात हो जाती है कि इतना टास्क इम्पोर्टेंट है, बट उसके लिए अलग अलग काम करने, अलग अलग एक पूरा डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग की टीम अलग होती है, मॉनिटर है ना, करती है वो सोलर विंड पे चेक करती है, फिर अदर टूल्स पे एसएनएमपी के थ्रू होते हैं वो सारे डिटेक्शन। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया कि एप्लीकेशंस पहले सारी डीसी से जाती थी, अब वो वाला प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वीएच जब चल रहा होगा साइट पे, वीएच लगा रखा है मैंने राउटर की जगह, तो वीएच में मैंने एक जो इंटरनेट लिंक लगा रखा है उस पर डायरेक्ट मैंने क्या कर रखा है, मैंने उसको लोकल ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट आईपी सेक से टनल बना रखी है सीधा। आईपी जी स्केलर अगर टनल मैंने बना रखी है तो जी स्केलर के थ्रू सारी ये एसास बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आईपीसेक बनी हुई है मेरी जी स्केलर किसी भी नोड से नियरेस्ट, तब भी हो जाएगा एक्सेसिबल। या लोकल ब्रेकआउट कर रखा है, इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ मैं, तब भी मेरे पास सारे इंटरनेट के एक्सेस हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है लोकल, मेरे को डीसी जाने की जरूरत ही नहीं है। ये एप्लीकेशन डिटेक्ट कर सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड ट्रैफिक शिफ्टिंग होती है इसमें, ये भी एक फायदा है इसका। मान लो कि मेरा कोई नॉन क्रिटिकल ट्रैफिक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, जूम बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, ये सारी में इंटरनेट है, ये सारी में एक मेरा मैंने डायरेक्ट इंटरनेट लिंक लगा रखा है डीआईए का, वहां से यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 1 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हूँ, ये रहा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वीएचएस लगे हुए हैं, सारा इंटरनेट बेस्ड है, तो यहाँ पे दिया एक इंटरनेट लिंक जो मैंने सिंगल इंटरनेट लगाया, वहां से भी वो एक्सेस हो जाएंगी सारी एप्लीकेशंस मेरी जो इंटरनेट बेस्ड है। कोई यूज डायरेक्ट रहेंगी, कोई डीसी बीच में नहीं आ रहा है। कैसे होगा? आईपीसेक बना रखी है मैंने जी स्केलर नोड से, या लोकल जा रहा है वो, डिफॉल्ट रूट लेके जाएगा वो। उसके बाद वही जो मैं बोल रहा था कि नेटिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वो, तो नेट होके जाएगा, वो सारी एप्लीकेशन एक्सेस करेगा, वापस आके वापस नेट हो जाएगा मेरे राउटर वीएच पे। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं बहुत सारे हैं। तो इवेंचुअली एक विप्टेला में आने के बाद इसमें इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज आया है, एस डी वैन में, खासकर एस डी वैन में के आने के बाद एक बड़ा चेंज आया है कि एक सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। बैकएंड पे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब ही ये होता है कि अगर हम कोई किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं तो 1 मिनट में हो जाए, वो 15 सेकंड में हो जाए, तो यही है सॉफ्टवेयर का बेनिफिट। तो वही चीज़ें हैं, बैकएंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है बीजीपी में, कस्टमाइज करके बीजीपी को ओएमपी बनाया गया है। तो क्योंकि ओएमपी में भी ऐसे ही होता है, मान लो कि जैसे ये वी स्मार्ट है, वी स्मार्ट में क्या हुआ है, सारे हमने यहाँ वी एच है, वी एच से वी स्मार्ट पे क्या कर होता है, कंट्रोल कनेक्शन हमारा बना हुआ है। कंट्रोल कनेक्शन जो ही मैंने अभी बताया था, कंट्रोल कनेक्शन बन जाएगा, वी वी बॉन्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा, वी वी स्मार्ट और वी एच के बीच में कंट्रोल कनेक्शन बन गया। अब ये क्या करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन देगा, क्या क्या, कीज देता है, ठीक है, उसके अलावा देता है ओएमपी राउट्स देता है, ठीक है, अपने टी लॉक्स देता है। टी लॉक्स क्या होता है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन होती है। टी लॉक, टी लॉक में 3 चीजें आती हैं, एक आती है अपना सिस्टम आईपी एनकैप्सुलेशन और कलर, तो ये 3 चीज मिलके आपका टी लॉक बनता है। तो ये टी लॉक की इन्फॉर्मेशन देता है, कीज देता है और ओएमपी राउट्स देता है वी स्मार्ट को। वी स्मार्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे वीएच को दे देता है। अब की आ गई है दूसरे वीएच के पास इसकी, और इसके पास आ गई है कि दूसरे वीएच की आईपी सेक की, बना लेते हैं टनल्स। क्यों? ऑथराइज कर देंगे एक दूसरे को कीज के थ्रू। अब क्या होगा, कीज और टी लॉक की इन्फॉर्मेशन इनके पास आई थी, इस बेस पे इन्होंने आईपीसेक बना लिया। अब बात करते हैं जो रूट गए थे ओएमपी, ओएमपी राउट ये क्या करेगा, यहाँ पे वी स्मार्ट को इस पर रिसीव हुए इस वाले वीएच से। अब ये देखेगा पॉलिसी कौन सी अप्लाई हुई है, क्या मुझे इसको जो रूट देने हैं वो कुछ मॉडिफाई करके देने हैं, कुछ उसकी ओएमपी जो प्रेफरेंस है उसको बढ़ा के देनी है। अगर पॉलिसी नहीं लगा रखी तो एज इट इज दे देगा यहाँ पे रूट। ये भी उसको, ये यहाँ से ओएमपी रूट गए यहाँ पे वी स्मार्ट से, वी स्मार्ट बाकी वीएच इसको दे देगा इसके रूट। वही आर वाला कंसेप्ट जो हमारा बीजीपी में यूज होता है, ठीक है। तो वही चीज है। अब ये क्या होगा, जब अब दोनों को एक दूसरे का रूट मिल गए, तो ये अगर अब दोनों के आई बीएफडी बनी हुई, आईपीसेक बनी हुई है, उसके ऊपर बीएफडी चली रही है इन दोनों के बीच में, तो क्या करेगा, ट्रैफिक सीधा यहाँ से यहाँ पर भेज देगा। जब वेन एवर, जब भी ट्रैफिक आएगा लैन से यहाँ पे इसके लैन पे,
और डेस्टिनेशन आईपी इसके लैन का किसी का होगा या इसका खुद का होगा, तो ये कहीं पे भेजने की इसको जरूरत नहीं है, सीधा भेजेगा यहाँ पे इसके वीएच पे। वी स्मार्ट का मैंने पहले ही बताया, वी स्मार्ट का कोई रोल नहीं होता ट्रैफिक फॉरवर्डिंग में, कभी भी ट्रैफिक वी स्मार्ट पे नहीं जाता। उसका काम सिर्फ कंट्रोल प्लेन देखना है। डेटा प्लेन वीएच का काम है देखना, वी मैनेज का काम है मैनेजमेंट प्लेन देखना, और वी बॉन्ड का फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन। और वी बॉन्ड का एक काम और है नेट रिवर्सल। इनकेस हम यहाँ पे कोई डीएचसीपी वाले आईपी यूज कर रहे हैं, मान लो हमने घर पे जो मॉडर्न यूज होते हैं उसमें डीएचसीपी से आईपी मिलते हैं यहाँ पे, तो ये कैसे बनाएगा टनल? तो ये सारी वो जो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों की इन्फॉर्मेशन भेजता है यहाँ पे, दोनों की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और ये मान लो दूसरे वीएच पर भी है, दूसरा वीएच भी दोनों की इन्फॉर्मेशन भेजेगा वी बॉन्ड को, ठीक है। उसके थ्रू ये जो अपने टीटीएलएस बनाएंगे सेट कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है, तो उसके थ्रू बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन नेटिंग वो चलता नहीं है अनटिल अनलेस दोनों इन्फॉर्मेशन ना हो वी बॉन्ड पे कि वो बॉन्ड के पास। तो एक नेट रिवर्सल ये भी इसका फंक्शन है कि डिवाइस जो है नेट किसी नेटिंग डिवाइस के पीछे पड़ी है, ठीक है। अब क्या होता था उसके अलावा, मैंने आपको बताया कि एल जो L3 वाला, एक मिनट दूसरे इस पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे कहीं, एक टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। स्कोप क्या है एसडी वैन का मार्केट में, आईटी इंडस्ट्री में स्कोप? अब आज के टाइम में जो हमारा एमपीएलएस है, कहीं अभी कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर है, आईटी इंडस्ट्री है, स्कोप एसडी वैन का बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे सारे कस्टमर एसडी वैन पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसके फीचर मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं। एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग डिटेक्शन करता है, एप्लीकेशन बेस्ड स्पेस पे ट्रैफिक शिफ्टिंग होती है। ZTP होता है, टाइम नहीं लगता, एमपीएलएस को लगने में महीनों लग जाते थे, ये ZTP है, एक दिन में रेडी हो जाएगा। टेम्पलेट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एफई को नहीं जाना पड़ेगा बार बार, हमें एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार सीएलआई में जाके कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, टेम्पलेट बेस्ड है। एक 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 बंदे ने एक जगह कॉन्फ़िग करी, सारे 200 साइट्स पे 30 सेकंड में हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। और वही जो मैंने बताया कि आपका डीसी के थ्रू सारा जाता था ट्रैफिक, अब डीसी के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा ट्रैफिक डायरेक्ट जाए जहाँ पे जाना है। एसएनएमपी एक प्रॉब्लम थी, वो अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के हैं कि अपने, इसके अलावा जो मैंने बताया कि इंटरनेट बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं, ऑफिस 365, टीम, जूम, वो सब डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है। रोल बैक कर सकते हैं, कौन कोई जो टेम्पलेट पुश करा हमने, कोई वैल्यू फिल करके वो वापस रोल बैक हो जाएगी, डिवाइस वापस आप आ जाएगी, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है कि वीएच जैसे बताया मैंने कि आपको अगर इन केस अनरीचेबल हो जाता है कॉन्फ़िग पुश करते ही, तो वो वापस रीचेबल हो जाएगा, इंटरफेस को डिटेक्ट करेगा वो उसके, और जो अपलिंक पैरामीटर्स हैं, हॉट नेगोशिएशन और इन सबको वेरीफाई करेगा, पुराने वाले ही वापस डाल देगा अगर आपकी डिवाइस अनरीचेबल हो गई तो। बहुत बेनिफिट्स हैं एसडी वैन के। सो वही वाली चीज़, स्कोप इसी वजह से बहुत है, कस्टमर यूज़ करना चाहते हैं, सस्ता है, कस्टमर को इंटरनेट पे चल रहा है, क्या उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्यों महंगा एमपीएलएस चाहिए, ये एक बड़ा रीज़न है। कस्ट कोई भी उसके उनके पास एक्सेस, उनके पास देखने के लिए पूरा उनको एक डैशबोर्ड मिल रहा है, सारी अपने कस्टमर का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना ट्रैफिक जा रहा है, कौन सा ट्रैफिक किस लिंक पे चल रहा है, कितने वो पैसे दे रहे हैं, पैसे तो खैर उनको वैसे ही पता रहता है कितने दे रहे हैं। तो इतने बेनिफिट्स, ऑब्वियसली वो यही चूज करेंगे, उनको क्या पड़िए, वो क्यों लेंगे एमपीएलएस। सो अब आते हैं नेटवर्किंग स्कोप क्या है इंडिया में और पैकेज। तो नेटवर्किंग स्कोप इंडिया में, वैसे आईटी इंडस्ट्री है पूरी, 80% सारा जो इंडिया का आईटी है वो, सॉरी ग्लोबल आईटी जो 80% है उसमें, ग्लोबल आईटी जो है उसमें 80% इंडिया का है, ठीक है। तो इंडिया में तो बहुत स्कोप है, खासकर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री में भी। अब इंडिया जितने भी टेक्निकल स्पेशलिस्ट होते हैं नेटवर्क के, इंडिया से बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में ऑलरेडी बहुत एक्सपर्टीज है इसमें, और इंडस्ट्री और बढ़ेगी आने वाले टाइम में एसडी वैन में। इसके अलावा क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड भी धीरे धीरे हो रहा है, ट्राई हो रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, डेली टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज के टाइम में जिसको एस डी वैन आता है, या एस डी एन कह लो या एस डी वैन कह लो, उस बेस पे वो धीरे धीरे अपना थोड़ा नेटवर्क ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत दूर की बात है, उसके बेनिफिट्स उसको बहुत हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में जिसको एक टाइम पे जाके कस्टमर कभी भी ये नहीं देखता कि कितना उनका ना
एक वो बजट हमेशा एक्सटेंड कर लेते हैं अगर उन्हें फीचर या फिर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जब प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, एक प्रॉपर बजट आता है उसका कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट है और इतने इंजीनियर्स के लिए इतना बजट है, इतना L3 L4 को या टेक्निकल कंसल्टेंट को दे सकते हैं। वो आज के टाइम में वैसे ऑलरेडी इतना पैकेज है। बैंगलोर पुणे में तो एक आ, आराम से 30 लाख 40 लाख इतने मिल जाते हैं अगर एक अच्छी नॉलेज है बंदे को ना, टेक्निकल कंसल्टेंट की तरह अगर वो काम कर रहा है। तो उसके अलावा वो बंदा अगर चाहे तो और भी ऑप्शंस हैं, फ्रीलांसिंग है, वो बहुत ऑप्शंस है। अगर बंदा स्किल है, स्किल सेट है तो ऑप्शंस बहुत हैं। बाकी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो आराम मतलब 24 लाख 25 लाख ये एक यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उसके लिए फिर आपको एक्सेप्शन चाहिए, ये एक्सेप्शन होने चाहिए। मतलब कि आपके पास एक्सेप्शन स्किल सेट होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली थोड़ा बहुत मतलब आपको फंडामेंटल ठीक है, ठीक ठाक आता है, राउटिंग स्विचिंग क्लियर है, तो 25 26 तक यहाँ पे मिल जाता है दिल्ली एनसीआर में लैक एनुअली। अगर आपको प्रॉब्लम है कि अगर आपको चाहिए कि भाई ज़्यादा, तो उस केस में या तो मैंने बताया एक्सेप्शन नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसके साथ में आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर है, एक आप कस्टमर को डिप्लॉय कर सकते हो और इतनी नॉलेज है तो 40 लाख में मिल जाएगा, ठीक है। अब आया वाई नेटवर्किंग गेटिंग वर्चुअलाइज्ड, प्रॉज एंड कॉन्स। वर्चुअलाइज होने का रीजन है, सारी इंडस्ट्री वर्चुअलाइज हो रही है, AWS पे चली गई हैं सारी एप्लीकेशंस। अब फिजिकल सर्वर इंस्टॉल नहीं करता कोई भी कस्टमर अपनी क्यों क्यों खरीदेगा, कोई रीजन है। वो मेंटेनेंस उसकी, उसका जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी उसकी मेंटेनेंस, उसका एक बारी में पूरा खर्चा लाखों रुपए का जो पड़ता है उसका, वो सब वो क्यों करेगा, उसे यही नहीं पता बिजनेस चलेगा कि नहीं। ऑब्वियसली वो क्यों खरीदेगा, पर आर के बेस पे पेमेंट करेगा, एक महीने बाद 15 दिन बाद उसे बंद करना होगा बिजनेस, वो बंद कर लेगा, नहीं चलता तो कोई पैसे नहीं लगे उसके। तो ये रीजन है। तो वर्चुअलाइज इसी तरह से, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइज हो रहे हैं, डेटाबेस सब वर्चुअलाइज हो रहा है, अब जो होस्टेड एप्लीकेशन है वो वर्चुअलाइज हैं, पता ही है। तो नेटवर्किंग पीछे हो रहा था, नेटवर्किंग सब उसमें भी वही एक महीना MPLS पे चल रहा है, एक महीना लग रहा है डिप्लॉयमेंट करने में उस सब की, इसलिए वो पीछे हो गया था। बट SD-WAN के थ्रू वो वापस उनके साथ अलाइन हो गया है कि ठीक है एप्लीकेशन आप होस्ट कर दोगे 2 दिन में, ठीक है SD-WAN की नेटवर्क जो पूरा नेटवर्क सेटअप है वो भी 2 दिन में रेडी हो जाएगा। अगर कस्टमर आया है नया, उसने दोनों को अप्रोच किया है, सॉफ्टवेयर वाले बंदे को, नेटवर्क वाले को, और जो जो डिप्लॉय कराएंगे पूरे सॉफ्टवेयर को डीसी में, तो वो सब अलाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग वाला कह रहा है मुझे 2 महीने लगेंगे, सो बाकी सबने कह दिया हम 2 दिन में रेडी कर देंगे, नेटवर्किंग वाला 2 महीने ले रहा है। तो इसलिए एक टाइम भी नहीं लग रहा अब एप्लीकेशन को, एक नेटवर्क को डिप्लॉय होने में, इसलिए वर्चुअलाइज हो रही है धीरे धीरे चीजें। अब आ रहे विल MPLS एंड ट्रेडिशनल विल बी डिसअपियर इन नेक्स्ट 5 years। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ट्रेडिशनल और MPLS चलता रहेगा, अभी कुछ बंद नहीं हो रहा है सारे डीसी में, इस तरह से नहीं हटता सारा नेटवर्क। नेटवर्क ऐसे कुछ दिन में हटता नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जहाँ पे कस्टमर्स ऑलरेडी चल रहे हैं MPLS में, वहां पे भी वो VH लगा रहे हैं बट MPLS हटा नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट लिंक ले रहे हैं, VH लगाते हैं, MPLS को एज इट इज चलने देते हैं। उसके बाद वो कुछ वो मॉनिटर करते हैं, वो 1 साल 2 साल वो देखते हैं कि ठीक है बढ़िया चल रहा है कि नहीं MPLS, क्योंकि उनकी क्रिटिकल एप्लीकेशन MPLS पर ही चलती हैं। TIA क्या होता है, फिक वो एक ट्रस्टेड नहीं होता, इंटरनेट लिंक जो ट्रस्टेड नहीं होता उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कभी भी इश्यूज आ जाते हैं। डेडिकेटेड MPLS एक ट्रस्टेड होता है। तो इसलिए जो उनकी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है, मान लो बैंकिंग में कुछ उनके सर्वर्स की एप्लीकेशन है जिस पे ट्रांजैक्शन पूरी जाती है, एक यूजर की ट्रांजैक्शन जाती है, या फिर उनका कोई सर्वर जैसे कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सारा ट्रैक करते हैं किसकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। ये तो बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन हैं। तो इनका सारा ट्रैफिक वो MPLS जाता है, तो कहीं पे भी MPLS हटेगा नहीं। MPLS की एक अपनी बेनिफिट है, तो ठीक है, तो कहीं नहीं जा रहा, लेगेसी और ट्रेडिशनल यही है। बट SD-WAN कस्टमर अप्रोच कर रहा है, SDVH अप्रोच कर रहा है इंस्टेड, और राउटर धीरे धीरे राउटर को हटा रहे हैं। ऐसे सेटअप भी चल रहे हैं जहाँ पे कैस्केडेड मॉडल बोलते हैं कि ऊपर पहले साइड पर राउटर लगा है, राउटर के नीचे VH लगा है, VH के नीचे कोर, कोर के नीचे एक्सेस स्विचेस। तो ऐसे सेटअप भी चल रहे हैं, उनको कैस्केडेड मॉडल बोलते हैं कि राउटर और VH बैक टू बैक कनेक्टेड है, उसके नीचे फिर स्विचिंग चल रही है।
उसके अलावा ऐसे सेटअप भी है जहाँ पे कस्टमर कह रहा है राउटर हटा दो, वीएच लगा दो, राउटर का कोई काम नहीं, और वीएच पे एक एमपीएलएस लिंक लगा हुआ है और एक इंटरनेट लिंक लगा हुआ है, ऐसे भी चलता है। तो ठीक है, तो कहीं नहीं जा रहा, 5 साल या 10 साल, 15 साल, 20 साल, अभी एमपीएलएस और एमपीएलएस कहीं नहीं जाएगा, उसकी एक अपनी बेनिफिट है। should fresher and should fresher and less experienced people should jump to SD-WAN directly instead of wasting time over routing and switching. कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि बेस जो है वो राउटिंग स्विचिंग ही है। राउटिंग स्विचिंग के बेस पर ही राउटिंग स्विचिंग आने के बाद ही बंदा सीख पाएगा कि एसडी वैन ओएमपी कैसे काम करता है। क्योंकि एसडी वैन जब चल रहा है नेटवर्क में तो सिर्फ एसडी वैन नहीं होता, ओएसपीएफ भी चल रहा होता है, बीजीपी भी चल रहा होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। मान लो लैंस, एक एग्जांपल देता हूँ। इसी वाले डायग्राम को मान लेते हैं, इस राउटर की जगह हम मान लेते हैं वीएच लगा हुआ है, राउटर की जगह एक सेकंड के लिए मान लो वीएच है। तो क्या होगा, सारा ट्रैफिक आया कोर पे, कोर और वीएच के बीच में, ये राउटर की जगह मैं वीएच यूज करूंगा टर्म, ठीक है। तो कोर पे आया ट्रैफिक, कोर से अब कोर और वीएच के बीच में ओएसपीएफ चल रहा है, तो ओएसपीएफ को ओएमपी में रिडिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाता है, इंट्रा एरिया राउट्स, ओएसपीएफ के इंट्रा एरिया राउट्स ऑटोमेटिकली ओएमपी में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। तो यहाँ से क्या होगा, रूट लैन के प्रीफिक्स जो थे हमने कोर पे क्या करा है, नेट ओएसपीएफ के नेटवर्क कमांड में डाल रखा है, जिससे ये सारे रूट वीएच के लैन पर आ गए, वीएच के लैन में आए तो फिर वीएच ने उसको सबको ओएमपी में कर दिया, ओएमपी में डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे यहाँ पर आ गए। भी वहां पे दूसरी साइड पे मान लो पाया, ठीक है, वो तो वी स्मार्ट पे जाएगा, वी स्मार्ट दूसरी साइड पे भेज देगा, मान लो इस वाली साइड के वीएच पे आ गए, इसने अब यहाँ पे जो रूट आए हैं इसको मैनुअली रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ओएसपीएफ में, तभी वो कोर पे जाएगा। तो क्या हो रहा है, ओएसपीएफ तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे काम चलेगा, ओएसपीएफ सीखना पड़ेगा बिल्कुल, और बीजीपी भी सीखना पड़ेगा, कभी कभी लैन पे बीजीपी भी चल रहा होता है। और सिर्फ लैन की बात नहीं है, मान लो ट्रैफिक डीसी की किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो उस केस में, या बीडीसी यहाँ पे तो सब डीसी में मान लो कि यहाँ पे अपस्ट्रीम में इधर इधर मान लो एक एमपीएलएस बीजीपी लगा रखा है, अंडरले अंडरले तो सब बीजीपी है, तो अंडरले की कनेक्टिविटी भी तो करेगा ही बंदा, वो हवा में थोड़ी चलेगा, वो ओएमपी जो चल रहा है, जो सेशन बना रहा है वो अंडरले के थ्रू बना रहा है, अंडरले की कनेक्टिविटी वाया बीजीपी है ना। तो वो है, तो इसका मतलब सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, राउटिंग स्विचिंग के बाद ही बंदा जाए एसडी वैन पे तो बेटर है, और अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आएगी पूरी कि चल कैसे रही हैं चीज़ें। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये कि एग्जिस्टिंग सेटअप में क्या होता था। एग्जिस्टिंग सेटअप के ना 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। ये वाला मैंने बता ही दिया था आपको, ये वाला बता देते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, मान लो मेरी साइट है, क्या होता था पहले कि यहाँ पे राउटर लगा हुए हैं दो, नीचे दो कोर लगे हुए हैं, नीचे बहुत सारे एक्सेस स्विच लगे हैं, यहाँ पे वही ओएसपीएफ चल रहा होता है कोर और राउटर वन के बीच में, कोर वन और राउटर वन के बीच में। यहाँ से राउटर वन से मैं डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट डालता हूँ तो कोर वन पे रिसीव हो जाता है मैट्रिक वन से डिफॉल्ट, तो ये रूट हो गया कोर वन पे रिसीव। तो उसका मतलब जब कोर पे लैन से ट्रैफिक आएगा तो वो ऊपर भेजेगा हमेशा राउटर पे, क्योंकि उसके पास कोर पे एक ही रूट है, डिफॉल्ट रूट ऊपर से जो मिल रहा है, इवन रूट वाया ओएसपीएफ, तो ये ऊपर भेज देगा राउटर पे। अब राउटर ऊपर कैसे भेजेगा, राउटर भेजेगा ऊपर बेस्ड ऑन द हाई लोकल प्रेफरेंसेस बीजीपी, रूट मैप में मैंने हाई लोकल प्रेफरेंस लगा रखे और आउट में उसको डाल रखा है, आउट में अप्लाई कर रखा है, तो वो ऊपर भेज देगा ट्रैफिक को। फिर मुझे इस राउटर पे क्या लगाना पड़ेगा, एएस प्रिपेंड लगाना पड़ेगा ज्यादा नंबर के साथ, ताकि ट्रैफिक जा तो यहाँ से रहा है बट आ इधर से ना जाए, असिमेट्रिक राउटिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ से ज्यादा एएस प्रिपेंड लगा के भेज दिया कि ऊपर जब आईएसपी वापस ट्रैफिक को भेज रहा होगा तो वो कम एएस वाले के पास बात बात से भेजेगा, तो वो इधर से ही वापस भेजे। ठीक है, अब एक चीज लैन पे और बतानी थी कि यहाँ से जब ट्रैफिक आएगा कोर वन पे, तो कोर वन पे क्यों आ रहा है, कोर टू पे भी जा सकता है, तो एच एस आर पे चल रहा होगा यहाँ पे, तो एच एस आर पे चल रहा होगा, एक्टिव वन ये वाला रहेगा तो ट्रैफिक इधर आएगा।
इधर से फिर ट्रैफिक यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा कोर 2 पे, क्योंकि E1 रूट मिल रहा है मुझे यहाँ से, R1 से कोर 1 पे E1 मिल रहा है, यहाँ पे कोर R2 से कोर पे मुझे E2 राउट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक मैंने 2 ले रखी है, जो मैंने डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट मैट्रिक 2 डाली है यहाँ पे OSPF में। राउटर पे गया, राउटर OSPF नेट, उसके बाद गया डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट मैट्रिक 2। तो जो OSPF से यहाँ पे इस कोर पे डिफॉल्ट रूट मिल रहा है वो मैट्रिक 2 के साथ मिल रहा है। और यहाँ राउटर से मैंने जो डाल रखा है OSPF में, वो क्या डाला है, राउटर OSPF, उसके बाद नीचे गया नेटवर्क, सॉरी नेटवर्क नहीं, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट मैट्रिक 1। तो यहाँ से मैंने भेज दिया इस कोर पे, ठीक है। तो ऐसे है, तो इसलिए वो यहाँ से भेज रहा है और यहीं से ट्रैफिक आ रहा है वापस। इन केस ये डाउन होता है ये लिंक, तो ये एक्टिव होगा। मान लो ये कोर डाउन हो गया तो HSR पे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो ये चलना पड़ेगा, यहाँ से ट्रैफिक आएगा कोर 2 पे, कोर 2 से ऊपर चला जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। सो ये है। ओके, तो ये थोड़ा सा बता दिया। एक चीज और बता देता हूँ मैं, एक डायग्राम ये। हाँ, मान लो कि इस तरह के भी सेटअप होते थे। ये सारे मैं जो ये डायग्राम्स में जितने भी दिखा रहा हूँ ना, ये वाला डायग्राम, ये सब लेगेसी सेटअप है ना। इसमें कोई विपटेला वाली बात नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग सेटअप ऐसे होते थे यूज, ऐसे ट्रैफिक फ्लो होता था। इस वाले में भी जो मैंने बताया था पहले, वो सब मैंने राउटर के बेस पर ही बताया था। अभी बीच में मैंने एक बार जो थोड़ा सा बताया था कि राउटर की जगह VH अज्यूम कर लो, वो सिर्फ था SD WAN के परस्पेक्टिव से। एक और था ट्रेडिशनल वाला, कि ट्रेडिशनल में क्या होता था, ऐसे भी यूज होता है कि आपका एक बेस्ट एफर्ट लिंक है, ADSL लिंक जो हमारा यूज होता था, एक MPLS लिंक है। तो कैसे होता था, यहाँ पे हमने शेपिंग कर रखी है 5 MB की, पॉलिसी मैप लगा रखा है, शेपिंग कर रखा है आउट इंटरफेस पे इस राउटर पे, और अप्लाई कर रखा है इस वाले इंटरफेस पे, इस आउटबाउंड वैन इंटरफेस पे, ठीक है। दूसरा क्या होता था, और BGP चल रहा है, MPLS है, EBGP चल रहा है, तो सारा ट्रैफिक इधर से जाएगा। क्यों जाएगा यहाँ से, इस वाले से क्यों नहीं जाएगा, ADSL वाले से? उसका रीज़न ये है कि आपको जो ADSL से मिल रहा है, यहाँ पे हम क्या करते थे, IP राउट 000000000 नेक्स्ट हॉप यहाँ पे इसका सेट कर दिया, स्पेस 200 AD वैल्यू डाल दी, ताकि क्या होगा, ट्रैफिक यहाँ से ना जाए, इधर से जाए। अब आप कहोगे यहाँ से ट्रैफिक चला तो जाएगा सेकेंडरी से, लेकिन वापस कैसे आएगा? डिफॉल्ट रूप से ऊपर ISP के पास थोड़ी ना होंगे लैंड प्रीफिक्सेस मेरे। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ इस तरह के केसेस में क्या होता था, ISP मैनुअली एडवर्टाइज करता था अपने नेटवर्क्स में, हम उनको प्रीफिक्सेस देते थे हमारे लैंड के, और वो नेटवर्क में मैनुअली एडवर्टाइज करते थे, स्टैटिक राउट डालते थे हमारी तरफ। तो ट्रैफिक चला तो जाता था मेरा डिफॉल्ट रूट देख के, बट वापस आता था उनके मैनुअली स्टैटिक राउट्स की वजह से जो उन्होंने डाल रखे थे, तो वापस आ जाता था मेरी साइड पे ऐसे। उसके बाद लैन पे तो आ ही जाता था, जैसे मैंने बताया OSPF चल रही है, सिंगल कोर है, लैन के तो रूट एक्सचेंज हो जाते हैं। इस पे आ जाते हैं वापस, और मैंने क्या बताया, शुड फ्रेशर और लेस एक्सपीरियंस पीपल शुड जंप टू SD WAN डायरेक्टली? इसका आंसर है नो। कभी जंप, मतलब कर सकते, जंप इन द सेंस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटिंग स्विचिंग, इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा साथ में। क्योंकि SD WAN डायरेक्टली पढ़ लोगे बट फंडामेंटल वीक रह जाएंगे, तो हर जगह पे प्रॉब्लम आएगी, छोटे छोटे स्टेप पे। अब आएगा, शुड नेटवर्किंग पीपल जंप ऑन AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवऑप्स बिकॉज AWS एंड डेवऑप्स आर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग? करेक्ट, ग्रो तो हो रहे हैं एक्सपोनेंशियली, और बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। सारा इंडस्ट्री, पूरी जो डेटाबेस वाली इंडस्ट्री है, वो सब AWS पे सर्वर्स चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या है, तो बट इसका आंसर ये है कि जंप करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्किंग की एक अपनी पूरी लाइन है, अपनी फील्ड है, अपनी एक्सपर्टीज है लोगों की, अपनी एक स्ट्रीम है, उससे जंप होने की जरूरत नहीं है एक सॉफ्टवेयर लाइन में। हाँ, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की स्टडी कर सकते हो पैरेलली, उसका एक अपना, बट जब तक वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिलता काम करने के लिए, तब तक उस वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप थ्योरी पढ़ोगे या लैब देख लोगे या वीडियो देख लोगे, उससे आप थोड़ी देर में भूल जाओगे। So until unless you get the job in that environment of AWS and Azure to work on that environment, आपको शिफ्ट होने की जरूरत, इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है AWS में। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड के हो तो नेटवर्किंग में रहो, उसी में आप फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, SD WAN पढ़ सकते हो, उसमें जूनिपर का पढ़ सकते हो, और BGP OSPF स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है उसमें। जी स्केलर की पूरी एक अपनी कंसेप्ट है, बैक फाइल का एक अपना पूरा कंसेप्ट चलता है, BGP बहुत डीप है, MPLS है, नेटवर्किंग में बहुत कुछ। उसके बाद हम आते हैं, डज नेटवर्क एक्सपर्ट रिक्वायर टू लर्न सॉफ्टवेयर लैंग्वेज एज वेल फॉर फ्यूचर ग्रोथ? इसका आंसर भी नो है।
क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनाया है, सो एसडी वैन बनाया है सिस्को ने, उसका एक अपनी पूरी उन्होंने एक बार बना दिया है, उसको सेट कर दिया है, और उसके अलावा उनकी रिसर्च चलती रहती है, वो बनाते रहते हैं बैक एंड में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बंदे नेटवर्किंग में उनको सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत है, या आगे आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम आएगी अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं सीखा। ऐसा कुछ नहीं है, एक अपने थोड़े से एडवांटेज मिल जाते हैं अगर आप इसमें हो। अगर आप पाइथन पढ़ते हो तो उसके अपने एडवांटेजेस हो जाएंगे, बट उसमें उसकी वजह से सॉफ्टवेयर फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता कभी। ठीक है, थोड़े बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे, बट आपको कौन सा पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, जो एपीआई आजकल चल रहा है उसमें बेनिफिट हो जाएगा, बट बेटर ये है कि आप एसडी वैन पूरा पढ़ो अच्छे से। ठीक है, एसडी वैन डीप पढ़ो। एसडी वैन में भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, विप्टेला है, उसके अलावा आपका वेलो क्लाउड है। तो आप बेटर है आप इसी में इन्वॉल्व रहो। थोड़ा सा इस चीज में आप स्ट्रांग हो जाओगे तो कुछ और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर आपके पास एडिशनल टाइम है तो कर सकते हो बेटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही कवर कर लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।